नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और कितने साल के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं? 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। हर दिन हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर करते हैं। और कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे डेली आपको ये क्लास देखने को मिलेगी और दोपहर 2:05 पर मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अभी के लिए इतना जानो कि 2014 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने स्टार्ट किया था उसे भी एंड कर देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे। यूजुअली हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं 2020 के, तो इसलिए आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी उसकी नेक्स्ट क्लास में मतलब ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगा कि हम 2021 का एग्जाम पेपर स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, बाकी एक और चीज, सैटरडे को मैंने जो प्लेसेस इन न्यूज की करंट अफेयर्स है ना, मतलब जो दिसंबर की करंट अफेयर्स है उसका जो प्लेसेस इन न्यूज वाला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। बाकी इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन। देखो, फर्टिगेशन का मतलब क्या है? फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर्स, गेशन मीन्स इरिगेशन। तो जब आप इरिगेशन की हेल्प से सॉइल तक फर्टिलाइजर्स पहुंचा रहे हैं तो उसे हम फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में मैं टाइम जो है वो नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस की बात करी है ना। तो क्या एडवांटेजेस होंगे क्या नहीं होंगे वो तो नॉर्मल सी चीज है ना, हम देख लेते हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन से पहले यूजुअली मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ। अभी एक और चीज आप देखना कि आपने जब ऑप्शन देखे तो आपको एक चीज तो दिख गई कि सिर्फ एक ही ऑप्शन इनमें से है जो गलत है, बाकी सब तो सही है, क्योंकि उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक चीज हमें देखने को मिल रही है, सबके आगे पॉसिबल लगा है, तो पॉसिबल को जज करके तो हम आंसर अपना नहीं निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, कंट्रोलिंग द एल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। देखो क्या होता है, अब फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिगेशन जो है उसकी हेल्प से आप क्या एल्कालिनिटी जो है उसको चेक कर सकते हैं। देखो, एल्कालिनिटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी एसिडिक सॉइल को बेसिक की तरह या न्यूट्रल की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भी सॉइल एसिडिक है उसमें आप मतलब कि उसकी एल्कैलिनिटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, उस पे आप बेसिस ऐड कर रहे हो उस पर्टिकुलर सॉइल में, जिसकी वजह से अब उसकी एसिडिटी कम हो रही है और वो किसकी तरफ जा रही है? न्यूट्रलिटी की तरफ। ठीक है। तो क्या ये फर्टिगेशन की हेल्प से करा जा सकता है? फर्टिलाइजर्स की हेल्प से करा जा सकता है? बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। फिर है एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर्स। अब देखो यहां पर ना थोड़ा क्या कर दिया, आपको अगर ये पता होता, देखो मैं अभी आपको फ्यूचर बता देता हूँ। अगर उन्होंने रॉक फॉस्फेट ऐड किया ना, नाउ दे वांट कि आपको रॉक फॉस्फेट के बारे में पता हो, वो ऐसे ही किसी चीज को ऐड नहीं करते। तो आगे आने वाले सालों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें ऑप्शंस में आपको रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2020 में ये पढ़ लेते तो आगे आने वाले सालों में आपको इसके बारे में पता होता। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो रॉक फॉस्फेट है ना, ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती। ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती तो आप इसको फर्टिगेशन के थ्रू, इरिगेशन के प्रोसेस से सॉइल तक पहुंचाएंगे कैसे? अगर आप फर्टिगेशन में वही चीजें तो ऐड कर सकते हो वाटर में जो भी सॉल्युबल हो। जब ये सॉल्युबल ही नहीं है तो आप इसे ऐड कैसे करेंगे? तो ये तो किया ही नहीं जा सकता। समझे इस चीज को? और इसी की हेल्प से हम पहुंच जाते हैं अपने आंसर तक, वो है 134। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल। इसी के लिए तो फर्टिगेशन किया जाता है, ताकि राइट अमाउंट में फर्टिलाइजर्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिल सके किसको? क्रॉप को। ठीक है। और क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब फर्टिगेशन क्या है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में क्या पहुंचाए जा रहे हैं? फर्टिलाइजर्स पहुंचाए जा रहे हैं इरिगेशन के थ्रू।
ठीक है। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप में आप पहुंचाएंगे तो सिर्फ क्रॉप के पास उतना ही जाएगा जितनी जरूरत है ना। फिर ऐसे ही रिडक्शन दी लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स, वही मैंने कहा कि ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्म में यूज किया जाता है। ये तो लीचिंग हो ही नहीं सकती। लीचिंग कब होती है? जब ज्यादा पानी हो। ठीक है, तो लीचिंग कैसे होगी? जब ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जा रहा है तो। ठीक है, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में। ओके, तो सिर्फ स्टेटमेंट टू गलत थी। तो इसीलिए हमेशा मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस, रॉक लिखा था। ठीक है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए था कि क्या ये सॉल्युबल होगा भी वाटर में या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले सालों में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्टिगेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। एडवांटेजेस वगैरह तो देख लिए हैं। फर्टिगेशन क्या होता है? एक एग्रीकल्चरल टेक्निक है जो इन्वॉल्व करती है अप्लाइंग डिजॉल्व्ड फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने बताया कि इरिगेशन के हेल्प से ही फर्टिलाइजर्स को पहुंचाया जा रहा है सॉइल के अंदर। तो वही क्या है कि डिजॉल्व्ड फर्टिलाइजर्स पहुंचाए जाते हैं किसमें? सॉइल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऐसे लिखा है, वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं थ्रू एन इरिगेशन सिस्टम, मोस्ट कॉमनली ड्रिप इरिगेशन, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हम देख ही चुके हैं, है ना, समझ चुके हैं बोल के। बट एक और चीज है, मैंने रॉक फॉस्फेट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आगे आने वाले सालों में आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये एक नेचुरल स्लो रिलीज फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? इसको सॉइल में ऐड किया जाता है अगर किसी सॉइल में फॉस्फोरस की कमी है तो। ठीक है, it is vital for root development, flowering and energy transfer in plants, best used in एसिडिक सॉइल। क्योंकि ये क्या करता है रॉक फॉस्फेट? ये नेचर में बेसिक होता है, ये नेचर में बेसिक होता है। तो ये क्या करता है? ये एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाता है, उसे न्यूट्रल करता है, ताकि क्या हो? रूट डेवलपमेंट अच्छी हो सके, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अब आपको आगे आने वाले सालों के लिए क्या याद रखना है? रॉक फॉस्फेट एक बेसिक फर्टिलाइजर है, समझ लो नेचुरल फर्टिलाइजर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एसिडिक सॉइल्स में यूज किया जाता है। ओके, इससे क्या क्या होगा? सस्टेन्ड न्यूट्रिएंट रिलीज देखने को मिलेगा, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, क्रॉप की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी, बट रिक्वायर्स अर्ली एप्लीकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू सॉइल फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, बट आपको मेनली पता होनी चाहिए सिग्निफिकेंस क्या है। क्या है यहाँ पे लिखा है? इट्स इफेक्टिवनेस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली इन न्यूट्रल एंड एल्काइन। क्योंकि मैंने बोला ये खुद ही ऐसा नेचर है, इसका बेसिक नेचर है। तो जब कोई चीज पहले ही न्यूट्रल है या एल्कलाइन है तो ये तो उसे और ज्यादा बेसिक करेगी, तो उसमें जरूरत नहीं होती इसकी। इसकी जरूरत है अगर सॉइल एसिडिक है तब। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन था, ये था आपकी प्योर नॉलेज पे। इस पे आप कोई ट्रिक नहीं यूज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपली पूछ लिया कि इंडिया ने ऑफिशियली इनमें से कौन से मिनरल्स हैं जिन्हें मेजर मिनरल माना है। जिसे मेजर मिनरल माना है, आपको पता है ना, मेजर एंड माइनर मिनरल्स होते हैं। तो इनमें से मेजर मिनरल कौन सा है? अब इसमें आप कोई ट्रिक नहीं यूज कर पाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि ये तो सब कुछ फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं? ये सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में करते हैं। जैसे कि जिसने भी अक्टूबर एंड नवंबर की करंट अफेयर जो मैंने करवाई है उसे देखा होगा, उसे ये बात भली भांति तरीके से पता होगा कि हमने किस तरीके से और यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करके करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के थ्रू पूरा किया है ना। कोई आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना हमने किया है जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 2 महीने की है और मैंने आपको बताया है कि 20 जैन को आपको दिसंबर की भी करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। अभी सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज को अपलोड किया मैंने। ओके, चलिए, तो इसमें क्या था? ये जो बेंटोनाइट है ना, ये मेजर मिनरल नहीं है। बाकी सारे जो है वो मेजर मिनरल है जो इंडिया ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है जिन्हें एज अ मेजर मिनरल। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी चीजें ऐड कर दी है इस साल के लिए, कि अगर अब क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यू ऐड करी गई थी। जैसे कि बारियाइट्स, फेल्सपार, माइका या मिका एंड क्वार्ट्ज, ये चार ऐसे न्यू मिनरल्स हैं जिन्हें 2025 में ही ऐड किया गया था एज अ मेजर मिनरल। तो अब जब क्वेश्चन बनाया जाएगा 2026 में, तो क्या किया जाएगा उसमें? इनको तो रखा जाएगा, इनके साथ एक एक्स्ट्रा चीज रख दी जाएगी। तो अगर क्या होता है कि वो करंट बेस्ड चीजें पूछते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं, तो अब सारे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए कि मेजर मिनरल्स कौन से हैं। जो रिसेंटली भी ऐड किए वो भी अलग से कर दिए, ताकि इनको तो आप बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि वो
आप देखोगे ऊपर जो 4 मिनरल्स दिए उनके नाम आप यूजुअली सुनते नहीं है, तो उनको सॉल्व करना और मुश्किल हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जिसके नाम आपने सुने ना हो। कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सबको पता है कि ये मेजर मिनरल में ही आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट है वैसे भी। आयरन और बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, टंगस्टन, आपको पता है ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये तो होंगे ही। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे मिका भी आपको पता है, माइका भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन भी पता है, डोलोमाइट नहीं पता होगा आपको, मेजर है। जिप्सम चलो ठीक है मान लेते हैं, ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा है, तो समझ सकते हैं कि आपको पता होगा ये मेजर मिनरल है। ये फ्लूरोस्पार आपने नहीं पढ़ा होगा। ग्रेफाइट चलो मान लेते हैं, पढ़ते हैं आप, सॉल्ट हो गया। सिलीमेनाइट जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, ये भी है इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ऐसे जो चीजें हैं ना, जो जिसके नाम आप यूजुअली सुनते नहीं है, उसको आपको दिमाग में जरूर रखना है। समझे इस चीज को, प्लीज इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ओशन मीन टेम्परेचर, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ये मैं आपको इसमें टाइम दूंगा 15 सेकंड, जिसमें आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है कि राइट आंसर क्या है। तो आपके पास क्या है, आपके पास दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जब भी क्वेश्चन में बहुत सारे डेटास देखने को मिले, आप उसे गलत मान सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है यूपीएससी के लिए जो वो एक ऑप्शन को एक डेटा को गलत कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टेटमेंट जिसमें डेटा होगा वो गलत होगी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अगर एक से ज्यादा डेटा जिसमें दिया है ना, उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप प्लीज ध्यान से पढ़ना फिर। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, आपके पास है 15 सेकेंड्स, पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो जरा, अब इस ना पहली स्टेटमेंट में देखो कितने डेटा दिए गए हैं। ओ एम टी मीन्स ओशन मीन टेम्परेचर जो है इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म, चलो ठीक था, विच इज 129 मीटर्स। ये हाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने कि इतना प्रिसाइज दे दिया, ये 50 से 100 मीटर्स के बीच में ही हमेशा रहता है। ये जब भी इसे कैलकुलेट करते हैं ओशन मीन टेम्परेचर को, तो उसमें जो डेप्थ लेते हैं ओशन की, वो हमेशा ऊपर से 50 या 100 मीटर तक की ही ली जाती है, क्योंकि यहाँ तक मेनली आपको सनलाइट एंटर करती हुई मिलेगी। इस वजह से जो ऊपर के वाटर्स हैं वो गर्म होते हैं, और उससे जज किया जाता है कि मीन टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, बट उससे नीचे नहीं जाया जाता। ठीक है, इससे ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एसएसटी, सी सरफेस टेम्परेचर, वो इससे ज्यादा खराब माना जाता है। ओशन मीन टेम्परेचर को एसएसटी मीन सी सरफेस टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेटर माना जाता है। किसके लिए, ये मेजर करने के लिए कि मीन टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओशन की बात चल रही है यहाँ पे। इन दी साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी से मार्च क्या किया जाता है, देखो फिर से यहाँ पे एक डेटा दिया, यहाँ पे एक डेटा दिया, तो अब इन सब में से इन्होंने सिर्फ एक डेटा गलत कर दिया, वो था ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। फिर बोला ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च, मतलब इन्होंने यहाँ पे पुष्टि कर दी इस बात की कि जनवरी मार्च में ही हो रहा है। ठीक है, या तो ये दोनों गलत होती अगर जनवरी टू मार्च नहीं होता, बट ठीक है फिर भी चलते हैं आगे। कैन बी यूज इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द मानसून विल बी लेस और मोर, देखो ऐसा नहीं बोला कि इसको यूज करके आप ये असेस कर सकते हो कि मानसून ज्यादा होगी, सिर्फ ज्यादा होगी या सिर्फ कम होगी। यहाँ बोला कि ये भी मेजर कर सकते हैं कि कम होगी, या ये मेजर कर सकते हैं ज्यादा होगी दैन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगर आपने बेसिक्स में ये पढ़ा होता अपने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में, तो आपको पता होता कि यही काम है ओएमटी का। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप कैसे कर सकते थे, एक स्टेटमेंट आप कर सकते थे ये समझकर, यूपीएससी की पहल लैंग्वेज समझकर, कि जब भी वो एक स्टेटमेंट में डेटा भर भर के दे देते हैं, तो उनमें से एक डेटा को वो गलत कर देते हैं।
समझे इस चीज को, ये इनकी आदत है। बट सेकंड स्टेटमेंट को सही करने के लिए यू नीड नॉलेज। दिस इज द ओनली रीजन जो मैं आप लोगों से कहता हूं कि नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड जनरेट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जिससे आपको पता चलता है कि आप कौन सी स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। बट नॉलेज हेल्प करेगी आपको उस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिसके लिए आपको आंसर तक पहुंचना, मतलब कि करेक्टली पहुंचना इजी होगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ नॉलेज और एप्टीट्यूड बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक भी चीज मिस मत करना, नहीं तो एग्जाम को क्रैक करना मिस कर जाओगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे लिखा है कि OMT जो है वो मेजर करता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर ओशन लेयर। किसकी अपर ओशन लेयर? अपर ओशन लेयर क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, हाँ 50 से 100 मीटर्स तक की लेयर को ये कैलकुलेट करता है कंसिडरिंग हीट कंटेंट बिलो द सरफेस। समझे इस चीज को। लेकिन सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, वो सरफेस सरफेस का देखता है, बस ऊपर ऊपर का। ठीक है, बट ये 50 से 100 मीटर्स डेप्थ तक का भी देखता है। 26 डिग्री आइसोथर्म पे ये चीज मेजर करते हैं, ये बात एकदम ठीक है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो OMT है उसके जो मेजरिंग और एक्यूरेसी रेट है ना वो 80% है, लेकिन वहीं पे जो SST है, सी सरफेस टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक्यूरेसी रेट है वो सिर्फ 60% है। तो बेटर क्या हो गया? OMT। तो क्वेश्चन अब कंपैरिजन पे भी आ सकता है कि कौन सा बेटर है, क्योंकि दोनों सेम चीज के लिए यूज किए जाते हैं। और SST भी हमारे ज्योग्राफी का मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट है और OMT भी है। तो अब हो सकता है कि इन दोनों को कंपेयर करते कौन सा बेस्ट है किसी स्टेटमेंट में। तो याद रखना OMT इज बेटर देन SST। ठीक है, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर में सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर देखा जाता है, जहां पर OMT में 50 से 100 मीटर्स की डेप्थ तक का मतलब कि जो डेटा है वो लिया जाता है। इसको याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड आपको चीज दी गई है। प्लीज मैं फिर वही कहता हूं, जब आपको लगेगी स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो रही है ना, तो आप उस स्टेटमेंट को बिना कुछ सोचे समझे गलत करेंगे। मैं यही कह रहा हूं, आपके दिल से आवाज आएगी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस को लेने का, कि आपके दिल से आवाज आए कि नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। क्या पता आप अगली स्टेटमेंट में जाके कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वहां पे नॉलेज की जरूरत हो सकता है ऐसा, अगर आपकी नॉलेज ऑप्टिमल नहीं है तो। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये ठीक नहीं हो सकती यार, ये मेरे को ठीक नहीं लग रही, तो आप समझ जाना वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास है 15 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है, यहां पे बोला गया एट प्रेजेंट। मैंने आपको बोला है जब भी किसी चीज से पहले वो लिखते हैं एट प्रेजेंट, रिसेंटली, नाउ, तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं पहले दो वर्ड से कि भाई ये अभी हुआ है, बट तुम्हें नहीं पता, तुमने बहुत कुछ पढ़ा पर ये नहीं पढ़ा। तो इसीलिए जब आप देखेंगे यूपीएससी की इसमें रिसेंटली से स्टार्ट होने वाली, नाउ से स्टार्ट होने वाली, एट प्रेजेंट से स्टार्ट होने वाली स्टेटमेंट्स गलत होती है। बट इतने से ही फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टेटमेंट पढ़नी भी पड़ेगी कि क्या कुछ और भी उसमें ऐसा बोला गया है जो मुझे और ज्यादा यकीन दिला दिया है गलत है। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट लिख दिया, चलो मुझे समझ में आ गया, कुछ झोल हो सकता है। फिर लिखा है द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन। ठीक है, मार्केट ड्रिवन होता है, नो डाउट। हर चीज जो है उसके उसके जो रेट है वो मार्केट ड्रिवन होते हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस। बट उन्होंने क्या बोल दिया? एंड नॉट। वो यहीं पे भी तो खत्म कर सकते थे, मैंने क्या बोला, वो और समझा रहे हैं एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। यार ऐसा नहीं होता। जो जो फर्टिलाइजर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज भरपूर मात्रा में किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर। अब इतनी बड़ी मार्केट है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये होता है कि एंटायरली मार्केट ड्रिवन नहीं होती है, एंटायरली मार्केट ड्रिवन नहीं होती है। उस पर जो, जिसे हम कहते हैं कि स्टैट्यूटरली जो फिक्स करती है उसे गवर्नमेंट करती है, साथ ही साथ इसको एडमिनिस्टर भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, एडमिनिस्टर भी करेगी और स्टैट्यूटरली ये भी बताएगी कि इनके रेट कितने रखे जाने चाहिए।
बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ड्रिवन नहीं होती। अगर सप्लाई एंड डिमांड में शॉक देखने को मिलता है तो वहां पर वो चीज मार्केट ड्रिवन भी हो जाती है, बट कई हद तक गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। और जैसे ही मुझे यहाँ समझ में आया एट प्रेजेंट पे लिखा है, यहाँ तक एंड कर सकते थे बट एक्स्ट्रा भी समझाया है, तो मैं समझ गया था कि उन्होंने कुछ ना कुछ झोल किया है। ठीक है, जब भी एंड नॉट लिखा हो ना, मैं प्लीज ये चीज किसके लिए नहीं बोल रहा, मैं ये चीज नहीं बोलता हूँ हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए। वहां पे हो तो उसके लिए अलग चीजें हैं, अलग चीजें मैंने आपको समझाई है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आया तो ये देखना है, हिस्ट्री का आया तो ये देखना है। मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जब एंड नॉट आए कान खड़े कर लेना कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, अब थोड़ा सोचने पर बुद्धि अब अपनी यूज करनी है एग्जाम में। ठीक है, कि एंड नॉट लिखा है अब थोड़ा सोच ले भाई कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर किसी को ये पता होता कि जो एमोनिया है वो नेचुरल गैस से निकलता है तो उसे पता होता सही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी को पता है जो सल्फर है वो एक बाय प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसे एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर जाएंगे। अब देखो जरा, अगर नहीं पता तो अब प्लीज याद रखना, यूरिया एक एमोनिया का ही एक पार्ट है, समझ लो। ठीक है, साथ ही साथ एमोनिया किससे निकल रहा है, नेचुरल गैस से। सल्फर किससे निकल रहा है, ऑयल रिफाइनरी से। प्लीज अब याद रखना, आगे आने वाले सालों में भी सेम चीज पूछी जा सकती है, एंड देयर इज नो डाउट इन इट। वो चीजों को, वो स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, बट वो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी और क्वेश्चन में डाल देंगे। और अब बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एमोनिया जो है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, नेचुरल गैस की जगह वो यहाँ पे पेट्रोलियम लिख देंगे, वो यहाँ पे कोल लिख देंगे। प्लीज याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, तो 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया है इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, इसके बारे में यूजुअली आप पढ़ते नहीं है, बट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में रहा होगा तो उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिया। बट फिर से मैं कहूंगा कि प्लीज थोड़ा सोचना फिर उसके बाद इसे देखना, क्योंकि आपको पता है या तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी या तो एक स्टेटमेंट गलत होगी, हमें ये बता रहा है। मतलब हमें ये तो पता है 2 स्टेटमेंट तो गलत नहीं होने वाली है, 3 स्टेटमेंट भी गलत नहीं होने वाली है। थोड़ा ऑप्शन पे भी देखा करो, इजी हो जाती है चीजें। अब आपका जो काम है वो यही है कि क्या कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था यार, हर बार डेटा वो गलत नहीं होता। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैंने आपको फिर वही बात बोली है कि हर डेटा गलत नहीं होता। हाँ, पर एक ही स्टेटमेंट में 2 डेटा, 3 डेटा, 4 डेटा दिए गए हैं तो वहां उसके गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उन सारे डेटा में से एक डेटा गलत कर देंगे और आपको बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। बट कोई एक ही डेटा दे रखा है तो बहुत कम चांसेस है कि वो गलत हो। ठीक है, हाँ चांसेस होते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा एक डेटा दिया हो तो एकदम उसको गलत मत कर देना, थोड़ा सोच लेना, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ना अपने साथ। ठीक है, बट यूजुअली ये देखा गया है कि बहुत सारे डेटाज, एक डेटा अगर दिया गया है वो गलत भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे ठीक भी हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको फिर अपने दिमाग से हटा दो कि डेटा देख गया तो हटा दो, नहीं। डेटा दिखा, अगर 2 या 2 से ज्यादा डेटा है तब उसे समझना कि वो गलत है। ठीक है, अब देखो, क्या स्प्रेड ओवर, ये जो है इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, क्या वो 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हुआ है? बिल्कुल। एक है जैसलमेर, जैसलमेर प्लस बारमेर में, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड दी पार्क। यार आपको पता है नेशनल पार्क में आपको वहां के लोकल लोग देखने को मिलते हैं, ट्राइब जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि देर इज नो हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, छोटे छोटे इंडिजीनियस पीपल है जो वहां पे रहते हैं, लोकल लोग हैं जो वहां पे रहते हैं। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है वहां पे, यार ऐसा नहीं होता। ठीक है,
नेशनल पार्क्स हो गए, बहुत सारी ऐसी जगह है हमने देखा है कि वहां पे लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं। ओके, तो ये तो वैसी गलत हो गई थी। फिर इट इज वन ऑफ दी, मैंने आपको क्या बोला है, जो वन ऑफ दी वाली स्टेटमेंट्स होती है वो करेक्ट होती है, वो कभी गलत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसके बहुत सारे काम है, फिर बोला होता है उसमें से एक काम ये है, तो यार देखो ये वाली स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होती। तो इसे श्योरिटी के आप के साथ आप सही कर सकते हो। ठीक है, बट जो चीज नहीं होती है मैं उसके लिए आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इसे भी सही मानो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है, बाकी एक स्टेटमेंट गलत है। तो आपको क्या है ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता होती, पर आप सेकंड पे आते तो आपको पता चलता है यार कोई ह्यूमन हैबिटेशन हो ही ना उस जगह पे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप उसको गलत करके फिर अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। फर्स्ट में हाँ प्रॉब्लम है, कौन याद रखेगा कि एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट में, कोई याद नहीं रख सकता। बट क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी तो फिर समझ में आ गया कि हाँ फर्स्ट ठीक होगी, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से फ्रेम किए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सियाचिन, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, डायरेक्टली मैप देखेंगे, उसमें समझेंगे। सियाचिन जो है बोला गया है वो कहां पर है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, जरा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इधर किस किस की बात करी गई है, बस ये देख लो। अस्काईचन की बात करी है, ले की बात करी है, गिलगिट की बात करी है, नुब्रा वैली की बात करी है। ठीक है, नुब्रा वैली कहां पर है, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है, अब जरा आ जाओ, अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, गिलगिट इधर दिख रहा है, तो मतलब ये गिलगिट के किस साइड में, गिलगिट के ईस्ट में है। अस्काईचिन के वेस्ट में है। लद्दाख ले के कहां पे है, ले के नॉर्थ में है। और लद्दाख में ही क्या है, इधर ही क्या है, नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के भी नॉर्थ में है। अब आ जाओ जरा, गिलगिट के नॉर्थ में है क्या, नहीं, गिलगिट के तो ईस्ट में है, तो ये तो गलत हो गया। ईस्ट में, ले के ईस्ट में नहीं, ले के तो नॉर्थ में है। ईस्ट ऑफ स्काईचिन नहीं, वेस्ट ऑफ स्काईचिन में है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, हाँ बिल्कुल ये ठीक है। ऐसे करने क्वेश्चन। अब सियाचिन ग्लेशियर क्यों, अरे यार चाइना की वजह से इतनी बार न्यूज में रहता है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज में इतनी बार आता है, ये क्यों नहीं पूछेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आपको, आज मैंने सॉरी सैटरडे को मैंने जब आपको ये ब्लैक सी पढ़ाया, तो मैंने आपको ब्लैक सी में बताया कि सिर्फ ब्लैक सी ये मत पढ़ो कि कितनी कंट्रीज आसपास है। ब्लैक सी से रिलेटेड और भी चीजें मैंने आपको बताई कि अगर ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन जाना है तो कौन सी स्ट्रेट और कौन से सी से होके जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। अब सबने सियाचिन देख लिया था, सियाचिन के आसपास के एरियाज देख लिए थे, बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी क्वेश्चन बना देंगे कि ये किसके ईस्ट में, किसके वेस्ट में, किसके नॉर्थ में। ये चीज अब आपको समझनी पड़ेगी, कारगिल के भी नॉर्थ में है, याद रखना। श्रीनगर तो बहुत नीचे है। अब आप जब पढ़ेंगे चीजों को करंट अफेयर्स में, तो आप ऐसे पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें देख के ही मैंने करंट अफेयर्स बनाई है, इसलिए मैं इतना टाइम लेता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज उसे लेक्चर को अच्छे से लो, समझो, करो। कहीं से भी पढ़ लो टेक्स्ट को, करंट अफेयर्स के टेक्स्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ये नहीं देखोगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ उसको आप प्रैक्टिस करो। फ्री लेक्चर्स हैं, आप देखो उन्हें। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये जो है, ये इंडिया की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी यहाँ पे फेमस प्लेसेस दी गई है, ये बताना था ये कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है इनमें से। ठीक, जैसे भिलसा यहाँ पे बोला गया था, तो भिलसा क्या है एक्चुअल में, ये एंशंट नेम है किसका, विदिशा का। ठीक है, नहीं भी होगा याद, कोई बात नहीं, हिस्ट्री जब करवाऊंगा, एंशंट हिस्ट्री जैसे चल रही आएगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है इसकी, मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। द्वार समुद्रा, द्वार समुद्रा जैसे ही दिखा वैसे ही याद आया यार, द्वार समुद्रा तो हमने देखा था कि ये कैपिटल थी, कैपिटल थी किसकी, होयसला की। ठीक है, होयसला एम्पायर की, एम्पायर की। और होयसला एम्पायर तो हमने कर्नाटका में देखा था, ये कहां से आ गया, नहीं कर्नाटका में। ऐसे कनेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक हो गया, ये गलत हो गया। गिरिनगर की बात करें, गिरिनगर कहां पर है, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, इसको अगर आप आगे भी बढ़ते इससे तो ये स्थानेश्वर, थानेश्वर बोलते थे इसे। ये यहाँ तो हमें पता है हर्षवर्धन से रिलेटेड था। और ये कहाँ पे थी ये तो हमें पता है, ये तो मॉडर्न डे में देखिए, ये तो हरियाणा में आती है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी आती है, हरियाणा में आती है। तो अगर नहीं भी पता था थर्ड, तब भी क्वेश्चन हो जाता।
अगर आप सिर्फ द्वार समुद्र और थानेश्वर को हटा देते, जैसे थानेश्वर भी बोलते हैं, हर्षवर्धन से कंपेयर करते, तो आपको पता चलता है ये तो हरियाणा में है यार, ये उत्तर प्रदेश में थोड़ी है। अभी कैसे कनेक्ट करना है, ये जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कनेक्ट करनी है ये चीजें। ठीक है, तो ये हो गया गलत, और हमारा जो है 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। ठीक है, आपको क्या कर रहा हूँ मैं, आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए। अब देखिए जरा, अब ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी क्या चीज थी जो आपको समझनी थी, ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड था कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब क्या होता है ना, जब ये परसेंटेज वाले देते हैं क्वेश्चन, तो जब इन्हें ठीक करना होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं अराउंड दिस, अप्रोक्स इतना। ठीक है, तब ये ऐसे करते हैं, पर जब ये एकदम प्रिसाइज डेटा दे रहे हैं, आपको लगता है ये कभी ठीक कर देंगे उसे? नहीं करते। ठीक है, जब इन्हें स्टेटमेंट को ठीक करना होता है ये ऐसे ही करते हैं, अराउंड दिस परसेंटेज, अराउंड ये, अप्रोक्स ये। बट जब प्योर परसेंटेज आपको दी है, बहुत मुश्किल है कभी ये ठीक कर दें। ठीक है, तो ये गलत था, ये 15% आना था। ठीक है, और डेटा कितना किया देखो, एक्सट्रीम की डबल कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, साथ ही साथ सी जी डब्ल्यू, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है? बिल्कुल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है। पर ये क्वेश्चन मुश्किल था, क्यों? क्योंकि अगर किसी को यही नहीं पता सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या है, उसका काम क्या है, तो फिर वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से उसे कंपेयर या फिर कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर इंडिया, अब ये क्वेश्चन क्यों आए थे, क्वेश्चन इसी वजह से आए थे क्योंकि उस टाइम पर यही डेटा आया था कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन है उसका वर्ल्ड में। ठीक है, ये डेटा आया था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो अगर किसी को ये पता होता थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो अपने आप इधर आ जाता कि 2 3 या 1 3 होगा आंसर। ठीक है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 2 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, नहीं हो सकते। डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब देखो, जो CGW है, ए है, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। बट जब उन्होंने एक अथॉरिटी के बारे में मेंशन कर दिया है एक ऑप्शन में, तो अब उस अथॉरिटी से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सालों में आपसे इस अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वो बना देंगे, और बनाए भी हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे आगे आने वाले सालों के जब हम पेपर करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैच कैसे करना है, कैच ऐसे ही करना है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज दे दी, कोई इंपॉर्टेंट अथॉरिटी दे दी, कोई ऑर्गेनाइजेशन दे दी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिए, कीवर्ड दे दिए, भाई पढ़ो उसके बारे में, आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन दिख जाएंगे, तभी वो उसे मेंशन कर रहे हैं वहां पे। तो 2 3 जो है वो करेक्ट था, बट हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि पहली दोनों स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट ये इसमें नहीं कंफ्यूज होने का कोई मतलब था, क्योंकि हम ही हैं वो जो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन वर्ल्ड में करते हैं, और ये डेटा आया था तब। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया, ये मैंने किससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये मैंने ऐड किया है CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये तो बोर्ड है यहाँ पे। मैं बता देता हूँ आपको, बोर्ड और अथॉरिटी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्या है, CGWA, दोनों अलग है, अथॉरिटी और बोर्ड। ठीक है, बता दूंगा आपको जैसे क्वेश्चन आएगा। तो ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे इसको बनाया गया था, है ना। रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट को, ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि हम इतना एक्सप्लॉइट कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसका यूज ही ना कर पाए। क्वेश्चन इन्हीं 3 स्टेटमेंट से बनेंगे, पहली 3 स्टेटमेंट से।
कि अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है, प्लीज आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, इसकी साइंटिफिक विंग के साथ, और साइंटिफिक विंग का नाम जो है वो क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये याद आपको रखना है, अथॉरिटी बोर्ड अलग है, ये इसकी साइंटिफिक विंग है जो बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। पर ये सारा डेटा कौन इन्हें प्रोवाइड कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो डेटा है आप पढ़ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन बनेगा वो पहली तीन स्टेटमेंट, पहली तीन इंफॉर्मेशन से ही बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। ओके, तो अब जो क्वेश्चन है इसे जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से इसको कर दोगे, नहीं तो एक जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अभी समझा दूंगा, आगे मैंने मेंशन किया है सब कुछ, ठीक है। तो शायद फिर आप कभी ना भूलें उसे, ठीक है। चलिए 15 सेकंड से आपके पास, सोच लो समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखिए, जेट स्ट्रीम अकर्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। भाई क्यों, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो जो जेट स्ट्रीम है वो किस पे काम करता है, वो क्यों कैसे काम करता है, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से काम करता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, है ना। जो अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है, तो इसलिए जेट स्ट्रीम जो है उसकी हेल्प से अकर होते हैं। अब क्या सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ घूम रही है, क्या साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं घूम रही, साउदर्न हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर में भी तो घूम रही है। तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे होंगे जेट स्ट्रीम्स, वो तो साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होंगे। तो यहां पर इन्होंने गलत कर दिया ये लिख के कि ओनली, भाई साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होते हैं, ठीक है, काटो से। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता कि जेट स्ट्रीम कैसे क्यों अकर करते हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स क्या है, अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो आपको पता होता कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी सिर्फ होती है रोटेट, वो तो वहां पे भी होती है साउदर्न हेमिस्फेयर, तो उसमें भी होगी। यही आपको वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है। फिर बोला गया ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। चलो ठीक है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं हमें नहीं पता, हम आगे बढ़ते हैं, चलो इसको हमने छोड़ दिया। फिर the temperature inside the eye is nearly 10% lesser than that of the surrounding। यार 10% लेसर नहीं होता, 10% वार्मर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर होता है, ठीक है। लेसर का क्या मतलब है, ठंडा, ठंडा नहीं है गर्म है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, उल्टा कर दिया ये भी गलत है। क्या सही है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये ठीक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप अगर एक स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे आप छोड़ दो, उसे आप छोड़ दो, आप अगली पे बढ़ो। क्या पता अगली में आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आपने पढ़ा हो, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, जेट स्ट्रीम जो है ये नैरो बैंड है हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी मतलब ज्यादा स्पीड वाले मियांडिंग जियोस्ट्रोफिक विंड्स की। जेट स्ट्रीम क्या है, एक नैरो बैंड है, किसका, हाई वेलोसिटी एंड मियांडरिंग जियोस्ट्रोफिक विंड्स का, ये याद रखना है। जो कहां पे मूव करती है, अपर ट्रोपोस्फेयर में मूव करती है, कहां पे करती है, अपर ट्रोपोस्फेयर में, प्लीज याद रखना। मेनली हमें ट्रोपोपॉज में देखने को मिलती है। ट्रोपोपॉज क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां पर ये बेसिकली मूव करती है, ओके, 9 से 16 किलोमीटर की हाइट पे, ये आपको याद रखना है। इसका डायरेक्शन एंड फ्लो क्या होता है, मैंने आपको बताया अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जेट स्ट्रीम्स जो है वो भी इसी तरीके से आपको मूव करती हुई दिखेंगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें वेस्टर्लीज भी बोला जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करती है, ओके। अब देखो,
क्या दोनों हेमिस्फेयर में? दोनों हेमिस्फेयर में, क्योंकि मैंने बोला ये अर्थ की रोटेशन जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं उसकी वजह से फॉर्म होती है। तो दोनों हेमिस्फेयर में ही तो अर्थ मूव कर रही है, एक ही हेमिस्फेयर में थोड़ी कर रही है, तो एक में क्यों मिलेगी, दोनों में मिलेगी। ठीक है। सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या वेरिएशन देखने को मिलती है कि जब भी समर आती है, जब भी समर आती है तो ये क्या करती है, ये नॉर्थवर्ड मूव कर जाती है, नॉर्थवर्ड मूव कर जाती है। ठीक है। और जब भी विंटर्स आती है तो ये साउथवर्ड मूव कर जाती है। अब अगर क्वेश्चन आया ना जेट स्ट्रीम से रिलेटेड, ये वाली स्टेटमेंट आएगी, लिख के ले लो। ठीक है। इसलिए याद रखना है, समर्स में नॉर्थवर्ड मूव करती है, साउथवर्ड कब मूव करती है, विंटर्स में मूव करती है। ठीक है। और इसीलिए हमें विंटर्स में ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आपको पता है बीच में ओशन भी आ रहा है, बीच में लैंड भी आती है, लैंड एकदम से बहुत ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओशन है और लैंड है उनके बीच का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से जब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये। ठीक है। तो पोल्स और जो इक्वेटर है उसके बीच में जो आपको टेम्परेचर मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलता है, और प्लस लैंड और सी के बीच में जो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलता है, उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है। रॉसबाय वेव्स का मतलब क्या है, इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से, ये रॉसबाय वेव्स का मतलब है। ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो थर्मल ग्रेडियंट की वजह से, थर्मल ग्रेडियंट वही टेम्परेचर ग्रेडियंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। प्लस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फॉर्म होती है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन आएगा मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है, जो ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज में, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। फिर उसके बाद मेजर टाइप पूछ लिए, तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, पोलर फ्रंट जेट होते हैं जो कि 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, आपको 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पे, ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल बोल दिया तो आप समझ ही गए होंगे। फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स होते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी होते हैं और सीजनल होते हैं, प्लीज ये याद रखना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, मेनली अभी क्या बोला हमने, वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिल रही है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये टेम्परेरी होते हैं और सीजनल बेसिस पे होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, इंडिया और अफ्रीका के ऊपर। कहाँ देखने को मिलते हैं, समर्स में देखने को मिलते हैं। विंटर्स में क्या देखने को मिलता है हमें इंडिया के ऊपर, विंटर्स में हमें इधर से एयर देखने को मिलती है जो मेडिटेरेनियन की तरफ से आती है, और वो कहाँ पर देखने को मिलती है, हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलती है, वो कौन से, वेस्टर्ली है। समर्स में हमें ईस्टर्ली देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया जाएगा, प्लीज याद रखना। फिर एक है सोमाली जेट। अब इंडियन प्लेट्यू के ऊपर क्या, सॉरी, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, विंटर सीजन में आप देखेंगे, मैंने क्या बोला, वेस्टर्ली ऐसे मूव कर रही है हमारे, ये प्यारा भारत है हमारा। ठीक है, ये मान लो ये प्यारा भारत है हमारा। ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से मूव करती है, इसके तरफ इस तरीके से मूव करती है, कहाँ से आ रही है, मेडिटेरेनियन से मेनली। ठीक है। बट आपको पता है इतने बड़े हिमालय हैं, तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है, आधी इस तरफ चली जाती है और आधी हमारे इंडिया पे आ जाती है, आधी चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ चली जाती है। ठीक है। तो यही वो रीजन है, यही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जिसकी वजह से हमें इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी टेक्स्ट को आप वापस पढ़ेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है, अमंग दी फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे बड़ा है, उसी का है जो हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा है, नाग अर्जुन सागर श्री साइलम। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, बट इतना ही नहीं, अब मैंने क्या बोला, कीवर्ड आ गया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब इससे क्वेश्चन बना देंगे आगे आने वाले सालों में कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है, जो हमें देखने को भी मिलेगा आगे आने वाले सालों में। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एक नए कॉन्सेप्ट को, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बना देते हैं। दिस इज दी ओनली रीजन कि जो मैं आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है, एक कोर इन वायलेट एरिया है, किसका, इंडिया के टाइगर रिजर्व का
इंडिया के टाइगर रिजर्व का, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनका, साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही आएगा। फॉर मेंटेनिंग वायबल टाइगर पॉपुलेशन फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्टिविटी बट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स। तो इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स को देखा जाता है, जो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ट्राइब्स है, उनके ड्वेलर राइट्स को भी देखा जाता है। इसको कोर जोन बोलते हैं। कोर जोन का मतलब क्या है? वो जोन, पूरे फॉरेस्ट की वो जोन जहां पर आपको टाइगर की मेनली आपको यहाँ पे हैबिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन टाइगर्स के लिए, इस वजह से इसको नाम दिया गया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, क्रूशियल फॉर टाइगर के सर्वाइवल, सराउंडेड बाय बफर जोन्स। ठीक है, इसको कौन सराउंड करता है? बफर जोन्स। बफर जोन्स कहाँ पे? बफर जोन्स क्यों बनाई जाती है? ताकि जो एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जा सके, जो एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जा सके, इसीलिए बफर जोन्स बनाई जाती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो आप पढ़ सकते हैं, बट जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। प्लीज़ ये याद रखना, अगर वो घुमाएंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जगह कोई फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट डाल देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप याद रखना, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डाल देंगे। प्लीज़ ये याद रखना कौन सा है? वाइल्ड लाइफ। टाइगर दिख गया ना, टाइगर के साथ आप याद रखना वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वो यहीं खेलेंगे आपके साथ। चलिए, तो ये जो चीज़ है, लोकेशन देख लेना एक बार, लोकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको नेशनल पार्क्स में और सैंचुरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और टाइगर रिजर्व का कोर पार्ट होता है ये। बस इतनी ही चीज़ें याद रखना, इतना बहुत है। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा पढ़ना चाहे तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बट जो भी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जहाँ पर आपको घुमाया जाएगा वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।